हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा कैसे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की। हम बात कर रहे थे आनुवंशिकता के बारे में, और आनुवंशिकता के टॉपिक को ही आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है गुणसूत्र। इससे पहले मैंने आपको डीएनए आरएनए पढ़ाए थे। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने उनको याद भी कर लिए होंगे, उनका नोट्स अच्छे से बना लिया होगा आपने। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है गुणसूत्र। और गुणसूत्र एक ऐसा टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अच्छे से पढ़ना है, दमदार तरीके से पढ़ना है, अद्भुत तरीके से पढ़ना है, और अद्भुत तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कॉमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, और टॉपिक होगा हमारा गुणसूत्र के बारे में। चलिए बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र है क्या? बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। ध्यान से समझना बाबू, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुणसूत्र, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्रोमोसोम कहा जाता है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इस गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? गुणसूत्र का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का नामकरण किया था वाल्डियर नाम के व्यक्ति ने। किसने किया था बच्चा? वाल्डियर नाम के व्यक्ति ने, वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने। वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया बाबू? वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। क्या किया? इसका नामकरण किया वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र का। आइए बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र का क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। ये गुणसूत्र नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये वाल्डियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वाल्डियर के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है, मेटाफेज अवस्था, उसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी ये स्पष्ट कब दिखाई देंगे? ये स्पष्ट कब दिखाई देंगे? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। स्पष्ट दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई। अब ये स्पष्ट दिखाई कब देते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चा, तो ध्यान रखना। ये स्पष्ट कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में। दोस्तों, कोशिका विभाजन जो होता है उसकी कई अवस्थाएं होती हैं। मेटाफेज हो गया, है ना, माइक्रोफेज हो गया, इस प्रकार से कई होती हैं, इसकी अवस्थाएं होती हैं कोशिका विभाजन की। मैंने शायद आपको ये टॉपिक करवाया नहीं, कोशिका विभाजन का छूट गया था, करवाऊंगा मैं आपको। एक हमारा टॉपिक छूट गया था कंकाल तंत्र का, आपने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं ध्यान दिया। कंकाल तंत्र छूट गया है, और एक कोशिका विभाजन की अवस्थाएं छूट गई हैं, यानी कोशिका विभाजन छूट गया है। दोनों टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सारा क्लियर करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक बार आपको ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है, इस मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा आपसे कि गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट कब, कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं? तो कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है, उस मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसी अवस्था में, इसी मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। कौन सी अवस्था में? इसी मेटाफेज अवस्था में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में किया जाता है? तो बाबू ध्यान रखना, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, और मेटाफेज अवस्था में ही गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। और जब ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगे, उसी अवस्था में इसका क्या होगा? अध्ययन होगा। क्या होगा बच्चा? अध्ययन होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है, मैं मानता हूं इस बात को कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। वैसे तो गुणसूत्र पूरे शरीर में ही गुणसूत्र हैं, लेकिन गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों इनकी स्थिति की बात कर लेते हैं। भाई गुणसूत्र कहाँ पर स्थित होते हैं? तो आपने सुना होगा जब मैंने आपको कोशिका का टॉपिक करवाया था, कोशिका का टॉपिक, उस कोशिका के टॉपिक में मैंने आपको करवाया था कोशिका द्रव्य। क्या पढ़ाया था? केंद्रक द्रव्य। क्या पढ़ाया था? केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक जो द्रव होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव में क्या होते हैं बच्चा? केंद्रक द्रव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कहां पर? केंद्रक द्रव में। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र उनकी स्थिति कहां होती है? इनकी स्थिति होती है केंद्रक द्रव केंद्र। कहां पर होती है बच्चा? केंद्रक द्रव केंद्र इनकी स्थिति होती है। ये केंद्रक द्रव केंद्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं गुणसूत्र की। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक तो आपको ध्यान रखना है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। किसके बारे में? यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक जीव, यूकेरियोटिक जीव। तो समझना, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। समझना कि जो यूकेरियोटिक जो जीव होते हैं, यूकेरियोटिक जीव, उन जीवों का जो गुणसूत्र होता है, उन जीवों का जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र किसके द्वारा मिलकर बना होता है? ये गुणसूत्र किसके द्वारा मिलकर के बना होता है? एक तो डीएनए, एक तो डीएनए प्लस हिस्टोन, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। अब ये दोनों क्या है बच्चा? ये दोनों है प्रोटीन। ये दोनों क्या हैं? प्रोटीन के प्रकार हैं। ये क्या है? प्रोटीन के प्रकार हैं दोनों। ठीक है, अब समझना, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो यूकेरियोटिक जीव होते हैं, यूकेरियोटिक जीव, यूकेरियोटिक जीवों में जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बनते हैं? इन तीनों से मिलकर के बनते हैं। ध्यान रखना, इन तीनों से मिलकर के बनते हैं, इन तीनों से मिलकर के बनते हैं। और ये जो भाग है ना, ये भाग, ये वाला भाग, ये वाला, दोनों ये क्या है? प्रोटीन के प्रकार हैं। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र है ये किससे बनेगा? तीनों से मिलकर के बनेगा। किससे मिलकर के बनेगा? तीनों से मिलकर के बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूकेरियोटिक जीवों के गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ध्यान रखना, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो यूकेरियोटिक जीव होते हैं उनके गुणसूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप लिखोगे गुणसूत्र का निर्माण होगा डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन से। किससे होगा? डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन से क्या होगा? गुणसूत्र का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? गुणसूत्र का निर्माण। कौन से जीवों की बात बताई मैंने? यूकेरियोटिक जीवों की बात बताई। कौन से जीवों की बात बताई? यूकेरियोटिक जीवों की बात बताई। यूकेरियोटिक जीव क्या होते हैं? जिनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। जिन जीवों के कोशिका में केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? यूकेरियोटिक जीव बोलते हैं। आई ना बात समझ में? क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक जीव बोलते हैं। यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि गुणसूत्र नाम का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर नाम के व्यक्ति ने। उसके बाद मैंने बताया ये स्पष्ट दिखाई कौन सी अवस्था में देते हैं? तो कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है उसमें ये ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसी मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसकी स्थिति की बात करें तो जो गुणसूत्र होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? वो केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव केंद्र होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद मैंने बताया यूकेरियोटिक कोशिक जो जीव होते हैं उनके गुणसूत्र का निर्माण डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन कोशिकाओं से, डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। कौन से जीवों में? यूकेरियोटिक जीवों में। और यूकेरियोटिक जीव क्या होते हैं? जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो ये तो बात थी यूकेरियोटिक की। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक की चर्चा करते हैं। इनका आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से लिया होगा, है ना? अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखना, समझना इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपको बताता हूं प्रोकैरियोटिक के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो समझ लो, समझो अच्छे से। प्रोकैरियोटिक जीवों में। अब प्रोकैरियोटिक जीवों की बात करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं
उनके शरीर में गुणसूत्र का जो निर्माण होता है, उनके गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चा? केवल और केवल डीएनए के द्वारा, केवल डीएनए के द्वारा, केवल डीएनए के द्वारा निर्माण, डीएनए के द्वारा निर्माण। कौन से जीवों की बात मैंने बताई? प्रोकैरियोटिक जीवों की बात मैंने बताई। प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जो गुणसूत्र का निर्माण होता है वो केवल और केवल डीएनए से होता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती हैं। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती हैं। कौन से जीवों के गुणसूत्र में? प्रोकैरियोटिक जीवों के गुणसूत्र में। ये दोनों बात आपको अंतर समझ में आना चाहिए इनका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक जीवों में कौन कौन से, यूकैरियोटिक जीवों का जो गुणसूत्र होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक जीवों के गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक जीवों के गुणसूत्र में तो केवल और केवल डीएनए ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और इस प्रकार के गुणसूत्र को, इस प्रकार के गुणसूत्र को एक नाम दिया गया है बच्चा, और वो नाम दिया गया है, वो आपको ध्यान रखना है, नग्न गुणसूत्र। क्या नाम दिया गया है? नग्न गुणसूत्र। नग्न गुणसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी बच्चा, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया? नग्न गुणसूत्र न्यूक्लियोइड, समझना इस बात को। यानी मैंने क्या बताया कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, जिनके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक जीवों का जो गुणसूत्र होता है उनका निर्माण केवल और केवल किससे मिलकर के होता है? डीएनए से मिलकर के। केवल और केवल गुणसूत्र में डीएनए ही पाए जाते हैं। और इस प्रकार के गुणसूत्र को, जिसमें केवल और केवल डीएनए पाया जाए, उस गुणसूत्र को कहा जाता है नग्न गुणसूत्र न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है? नग्न गुणसूत्र न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ध्यान रखना बच्चा। जिस प्रकार से मैंने आपको यूकैरियोटिक में बताया कि यूकैरियोटिक में गुणसूत्र का जो निर्माण होगा वो डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन से मिलकर के होता है, लेकिन यहाँ पर ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन नाम की प्रोटीन नहीं पाई जाती, केवल और केवल डीएनए पाया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? नग्न गुणसूत्र न्यूक्लियोइड नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? नग्न गुणसूत्र न्यूक्लियोइड नाम रख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। अगर दोनों बातें समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। अगर चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छे से आप तैयारी कर सको, दमदार तरीके से आप तैयारी कर सको। अब हम चर्चा करते हैं बच्चा अगले पॉइंट की। अगला जो हमारा पॉइंट है वो होने वाला है गुणसूत्र के ही बारे में। एक आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गुणसूत्र का जो बाहर का हिस्सा होता है, गुणसूत्र का बाहरी आवरण, गुणसूत्र का बाहरी आवरण, गुणसूत्र का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, बाहरी आवरण या फिर बाहरी झिल्ली, बाहरी आवरण या फिर बाहरी झिल्ली, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या नाम दिया जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की जो बाहर की जो झिल्ली होती है, गुणसूत्र की बाहर की जो झिल्ली होती है, जो आवरण होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है बच्चा पेलिकल। क्या नाम दिया जाता है? पेलिकल झिल्ली नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पेलिकल। उसे पेलिकल कहा जाता है। इस प्रकार से मान लो, इस प्रकार से हमारा ये गुणसूत्र है, इस प्रकार से। अब ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाली झिल्ली, ये वाली झिल्ली, इस झिल्ली को नाम दिया जाता है पेलिकल झिल्ली। क्या नाम दिया जाता है? पेलिकल झिल्ली नाम दिया जाता है। ध्यान रखना, गुणसूत्र का जो बाहर का आवरण है, बाहर की जो झिल्ली है, उसे क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, उस गुणसूत्र के अंदर हमारा जो मनका होता है, मनका, मोती जिसको बोल सकते हैं, मनके के आकार का एक संरचना पाई जाती है। उस मनके के आकार की संरचना को हम कहते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर बोलते हैं बच्चा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर, गुणसूत्र के अंदर मनके नुमा संरचना, मनके नुमा संरचना, मनके नुमा जो संरचना है, उस मनके नुमा संरचना को क्या कहा जाता है बच्चा? उसको कहा जाता है क्रोमोमियर। क्या कहा जाता है? क्रोमोमियर कहा जाता है। क्रोमोमियर,
है ना, इंपॉर्टेंट बात है ना आपके लिए। क्या कहा जाता है उसको? क्रोमोमियर कहा जाता है। जो गुणसूत्र के अंदर मनके के आकार की जो संरचना पाई जाती है, उस मनके के आकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? क्रोमोमियर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको गुणसूत्र का कहां तक पार्ट करवा दिया? सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका नामकरण किसने किया, इसकी स्थिति कहां होती है, स्पष्ट कब दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है, कैसे निर्माण होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में इसका कैसे निर्माण होता है, इसके बाहर की झिल्ली को क्या कहा जाता है, इसके अंदर जो मन की नुमा संरचना होती है उस मन की नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। अब इससे आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं लिंग गुणसूत्र, जो हमारा लिंग निर्धारण है उसके बारे में। तो गुणसूत्र का टॉपिक आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब गुणसूत्रों से संबंधित ही हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है लिंग निर्धारण। भाई लड़का और लड़की का लिंग निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, किसकी वजह से होता है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। लिंग निर्धारण की चर्चा हम करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो पॉइंट है वो है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण। अब देखो लिंग निर्धारण की बात करते हैं। भाई लिंग का निर्धारण कैसे होता है, जैसे कब लड़का होगा, कब लड़की होगी, है ना, ये सारी की सारी बातें लिंग निर्धारण पर डिपेंड करती हैं। यानी इसका मतलब होता है लिंग का निर्धारण होना। तो लिंग का निर्धारण होता है वो किसकी वजह से होता है और कैसे होता है वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझना, एक वैज्ञानिक था विल्सन नाम का और एक नाम था स्टीवेंस नाम का। दो वैज्ञानिक थे, एक तो था विल्सन और एक था स्टीवेंस। ध्यान रखना, लिंग निर्धारण से संबंधित आपको 3 वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। 2 तो मैं अभी बता रहा हूं, एक वैज्ञानिक का मैं आपको आगे बताऊंगा। एक वैज्ञानिक का नाम है विल्सन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है स्टीवेंस। क्या नाम है? स्टीवेंस। मैंने क्या बताया? विल्सन व स्टीवेंस ने लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लिंग का निर्धारण करते हैं, जैसे 44 गुणसूत्र, कई गुणसूत्र होते हैं। एक XY होता है मनुष्य में, एक X होता है, मतलब ये नर में होता है, ये मादा में होता है। तो ये होते हैं हमारे गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था लिंग का निर्धारण करने के लिए, वो किसने किया था? विल्सन और स्टीवेंस नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? विल्सन और स्टीवेंस नाम के व्यक्ति ने इस प्रकार के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो लिंग से निर्धारण से संबंधित होता है। जो लिंग निर्धारण से संबंधित होता है गुणसूत्रीय सिद्धांत XY YY इस प्रकार से, मतलब XY XX 44 + X 22 + XY, इस प्रकार की जो थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित की थी? वो विल्सन और स्टीवेंस ने प्रतिपादित की थी। किसने की थी? स्टीवेंस और विल्सन ने प्रतिपादित की थी, जिसको बोलते हैं गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ध्यान रखना, विल्सन और स्टीवेंस ने किया। अब ध्यान रखना कि जो अलग अलग जीव होते हैं उनके अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। यानी इसके प्रकार की बात करते हैं, इसके क्या करते हैं? प्रकार की बात करते हैं। लिंग निर्धारण के प्रकार की बात करते हैं, कितने प्रकार का होता है बच्चा? लिंग निर्धारण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? 3 प्रकार का। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। पहले प्रकार की अगर चर्चा करें तो पहले प्रकार का नाम है लीगियस प्रकार। कौन सा प्रकार है? लीगियस प्रकार बोले तो XX और XY। जिस प्रकार में हम XX और XY की चर्चा करते हैं, जिसमें हम XX और XY की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं? उसी लिंग निर्धारण को बोलते हैं लीगियस प्रकार का लिंग निर्धारण। क्या बोलते हैं? लीगियस प्रकार का लिंग निर्धारण बोलते हैं, जिसके अंदर XX और XY नाम की क्या हो? थ्योरी हो, उसको हम लीगियस प्रकार का बोलते हैं। अब समझना, इस गुणसूत्र में क्या होता है? एक तो होता है XX और एक होता है XY। अब इनका आपको निर्धारण करना है कि ये क्या है, ये क्या है। बस इस प्रकार में इतनी सी आपको बात ध्यान रखनी है कि जो लीगियस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके अंदर पाया जाता है और उसमें क्या विशेषता होती है। तो लीगियस प्रकार के जो लिंग निर्धारण होता है उसकी विशेषता क्या होती है? उसमें XX और XY को ही क्या कहा जाता है? लीगियस प्रकार का कहा जाता है।
तो ध्यान रखना इस लीगियस प्रकार के लिंग निर्धारण में XX है वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मादा को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मादा को रिप्रेजेंट करता है, मादा को निर्धारित करता है। और जो XY है वो किसको प्रदर्शित करता है, नर को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बच्चा, नर को प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई ना आपको, किसको प्रदर्शित करता है, नर को प्रदर्शित करता है। यानी लीगियस प्रकार के लिंग निर्धारण में XX तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मादा को, और नर को कौन रिप्रेजेंट करता है, XY करता है। आइए बात समझ में आपको, यही हमने पढ़ा है भाई। लीगियस प्रकार का तो हमने पढ़ा है, मानव में लिंग निर्धारण तो हमने बहुत बार पढ़ा है। मादा में XX, नर में XY, यानी मेल में XY और फीमेल में XX पर होता है। ये तो हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। अब बात करते हैं लीगियस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो कौन कौन से जीवों में होता है, कौन कौन से जीवों में होता है वो चर्चा करते हैं। इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। लीगियस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो किन किन प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो एक तो ध्यान रखना है बच्चा मनुष्य के बारे में। किसके बारे में, मनुष्य के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो ध्यान रखना लीगियस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। मनुष्य में लीगियस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसके साथ साथ एक मक्खी का नाम है ड्रोसोफिला। कौन सी मक्खी, ड्रोसोफिला नाम की मक्खी, ड्रोसोफिला मक्खी, ड्रोसोफिला मक्खी। चर्चा करते हैं ड्रोसोफिला मक्खी की। तो ड्रोसोफिला जो मक्खी है वो, उसके अंदर भी कौन सा लिंग निर्धारण पाया जाता है, लीगियस प्रकार का ही पाया जाता है। किस प्रकार का बच्चा, लीगियस प्रकार का ही लिंग निर्धारण पाया जाता है। किसके अंदर, इस ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर। ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर भी क्या पाया जाता है, लीगियस प्रकार का ही लिंग निर्धारण पाया जाता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी बात है। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे, ये हमारा हो गया लीगियस प्रकार। अब हम दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, हमने स्टार्ट किया है लिंग निर्धारण के बारे में। विल्सन और स्टीवेंस नाम का जो व्यक्ति है उसने लिंग निर्धारण के लिए इस गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और उस गुणसूत्रीय सिद्धांत का जो है ना, इस लिंग निर्धारण का जो प्रकार है वो 3 प्रकार हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा लीगियस प्रकार, जिसमें हम XY और XX को रिप्रेजेंट करते हैं। XX जो है वो मादा को और XY है वो नर को निर्धारित करता है। उदाहरण के रूप में जो मनुष्य हो गया, ड्रोसोफिला नाम की जो मक्खी हो गई, उन दोनों में क्या पाया जाता है, लीगियस प्रकार का क्या पाया जाता है, लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा जो प्रकार है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरे प्रकार के जो लिंग निर्धारण है उसका प्रकार है ZZ, दूसरा है ZZ एवं ZW प्रकार, ZW प्रकार। अब इनकी चर्चा करते हैं। इसको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, इसको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से XX और XY को क्या नाम दिया गया था, लीगियस नाम दिया गया था, लेकिन इसको बेचारे को कोई नाम नहीं दिया गया है। ध्यान रखना ZZ और ZW, ZZ और ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है उसको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। आपको बस ऐसे ही ध्यान रखना है, ZZ और ZW प्रकार का लिंग निर्धारण। अब ये लिंग निर्धारण है, इसमें ZZ किसको प्रेजेंट करेगा और ZW किसको निर्धारित करेगा। ध्यान से समझना इस प्रकार के लिंग निर्धारण में ZZ है वो तो करता है नर को। किसको करता है बच्चा, नर को करता है। और ZW है वो किसको करता है, वो मादा को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ZW का मतलब मादा होगी, वो फीमेल होगी, है ना। और ZZ का मतलब वो क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। ध्यान रखना क्या होगा, मेल होगा। आई ना बात समझ में। अब ये जो ZZ या फिर ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो किसके अंदर पाया जाता है, हम उदाहरण की चर्चा करते हैं। कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं भाई। ये इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो कहाँ पर पाया जाएगा, तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो पाया जाता है तो मछली और एक पक्षी। मछली हो गया, मछली हो गया, पक्षी हो गया, व तितलियां, तितलियां। तो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी ना भाई। पहला हमने पढ़ा था लीगियस प्रकार का, तो लीगियस प्रकार में XX और XY हमने पढ़ा था। XX तो मादा को और XY नर को, और वो किस में पाया जा रहा था, मनुष्य में, ड्रोसोफिला नाम की मक्खी में। और ये जो ZZ और जो ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो पाया जाता है किसके अंदर, मछली में, पक्षी में, तितलियों में।
इसमें जो मछली की जो नर है, मछली का जो नर है उसको तो हम जेड जेड से दर्शाएंगे, और मछली की जो मादा है उसको हम किससे दर्शाएंगे, जेड डब्ल्यू से दर्शाएंगे। उसी प्रकार से पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में उसी जाति का कोई नर है तो उसको हम जेड डब्ल्यू लिखेंगे, और उसी जाति की कोई मादा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, जेड जेड लिखेंगे। सो जेड डब्ल्यू मादा के लिए और जेड जेड किसके लिए लिखेंगे, नर के लिए। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। ये बात थी दूसरे प्रकार के हमारे लिंग निर्धारण में, इसको आपने उतार लिया होगा, अच्छे से लिख लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार कौन सा प्रकार है उसकी चर्चा करते हैं। लिंग निर्धारण का जो तीसरा प्रकार है बच्चा वो है प्रोटेनर प्रकार का। तीसरा प्रकार कौन सा है, प्रोटेनर, प्रोटेनर प्रकार। अब प्रोटेनर जो प्रकार है बच्चा वो ध्यान से समझना, प्रोटेनर प्रकार में किसको शामिल किया गया है, प्रोटेनर प्रकार में एक्स एक्स व एक्स जीरो को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, एक्स एक्स व एक्स जीरो को शामिल किया गया है। तो एक्स एक्स और एक्स जीरो से हम किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें पढ़ने वाले हैं, और इन दोनों को मिला के क्या नाम दे दिया, प्रोटेनर नाम दे दिया। जिस प्रकार से एक्स एक्स और एक्स वाई को क्या नाम दिया गया था, लीगियस नाम दिया गया था, उसी प्रकार से एक्स एक्स और एक्स जीरो को क्या नाम दे दिया, एक्स एक्स और एक्स जीरो को नाम दे दिया यहाँ पर प्रोटेनर। क्या नाम दे दिया, प्रोटेनर नाम दे दिया। अब इनकी चर्चा करते हैं। इस प्रोटेनर प्रकार के लिंग निर्धारण में कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो एक्स एक्स है ये तो किसको करेगा, मादा को करेगा। किसको करेगा, मादा को करेगा। और जो एक्स जीरो है ये किसको करेगा, ये नर को करेगा। किसको करेगा, नर को करेगा। तो अब उदाहरण की चर्चा करते हैं, कुछ उदाहरण पढ़ते हैं इसके भी। ये इस प्रकार का जो प्रोटेनर प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो किन किन प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चा कि जो टिड्डा होता है, टिड्डा जिसको हम ग्रास ऊपर भी बोलते हैं, टिड्डा, टिड्डा या फिर ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर या फिर टिड्डा जो होता है ना, टिड्डे के अंदर कौन सा लिंग निर्धारण पाया जाता है, प्रोटेनर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। किस प्रकार का, प्रोटेनर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। किसके अंदर, टिड्डे के अंदर, यानी ग्रास ऊपर के अंदर, ग्रास ऊपर या फिर टिड्डे में। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है, मुझे पता है, अच्छे से आ गई। अब एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। देखिए लीगियस प्रकार में क्या होगा, लीगियस में आपको ध्यान रखना है एक्स एक्स और एक्स वाई नर को और एक्स एक्स क्या होगा, मादा को। किस किस के अंदर पाया जाता है लीगियस प्रकार का, मनुष्य में हो गया है ना, ड्रोसोफिला मक्खी में हो गया, बता दिया मैंने आपको। फिर था जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का। अब ये जो जेड डब्ल्यू है ये तो किसको प्रेजेंट करता है, मादा को, और ये किसको प्रेजेंट करता है, नर को। और ये किसके अंदर था, मछली हो गया है ना, मछली हो गया, पक्षी हो गया, तितली हो गया है ना, तितली हो गया। इनके अंदर ये जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का पाया जाता है। और तीसरा ये आपके सामने है ही, जेड एक्स एक्स और एक्स जीरो। एक्स एक्स तो मादा को और एक्स जीरो किसको करेगा, नर को करेगा। और किसके अंदर पाया जाता है, टिड्डे में पाया जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी लिंग निर्धारण के प्रकार के बारे में। लिंग निर्धारण के प्रकार के बारे में इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी, आपको याद हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे, अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये जो हमने पढ़ा था ना, ये वाला प्रकार पढ़े थे, ये वाला, तो ये हमने पढ़ा था विल्सन और किसके अनुसार, स्टीवेंस के अनुसार। विल्सन और स्टीवेंस के अनुसार जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, उन गुणसूत्रीय सिद्धांतों के आधार पर हमने लिंग का क्या कर लिया, निर्धारण कर लिया। क्या कर लिया, लिंग का निर्धारण कर लिया। किसके आधार पर, गुणसूत्र के आधार पर। अब हम कुछ और चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना, वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सी ब्रिजेज नाम का व्यक्ति। सी ब्रिजेज नाम का व्यक्ति था, उसने एक अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया था लिंग निर्धारण से संबंधित। उस लिंग निर्धारण से संबंधित उस सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। उस सिद्धांत में क्या कहा गया, ये जो बातें मैंने बताई थी ना, ये तो किसने बताई थी, ये तो बताई थी विल्सन और स्टीवेंस ने, जो हमने गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ा है उसमें बताई गई थी। अब हम नया पढ़ने वाले हैं, एक नई टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले। नया टॉपिक तो नहीं है, लिंग निर्धारण का दूसरा सिद्धांत। लिंग निर्धारण का पहला सिद्धांत हमने पढ़ लिया, गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब हम एक नया सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, वो किसने दिया है वो चर्चा करते हैं दोस्तों। एक जीन संतुलन नाम का, क्या है, जीन संतुलन नाम का, जीन संतुलन सिद्धांत, जीन संतुलन सिद्धांत समझना इसके बारे में। जीन संतुलन सिद्धांत की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात किसने प्रतिपादित किया दोस्तों, इसको प्रतिपादित किया सी ब्रिजेज नाम के व्यक्ति ने। प्रतिपादित किसने किया, सी ब्रिजेज नाम के व्यक्ति ने। ब्रिजेज नाम के व्यक्ति ने इसको क्या किया, ब्रिजेज नाम के व्यक्ति ने इसको प्रतिपादित कर दिया, सी ब्रिजेज नाम के व्यक्ति ने।
प्रतिपादित कर दिया। एक बात, अब ये किससे संबंधित है? लिंग निर्धारण से संबंधित। किससे संबंधित? लिंग निर्धारण से संबंधित। लिंग निर्धारण से संबंधित ये क्या है? सिद्धांत है। लिंग निर्धारण से संबंधित। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो जीन संतुलन का जो सिद्धांत है वो किसके लिए, किससे संबंधित है? वो किसके लिए बनाया गया था? वो लिंग निर्धारण के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था बच्चा? लिंग निर्धारण के लिए बनाया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। लिंग निर्धारण से संबंधित जीन संतुलन का सिद्धांत है जो किसने प्रतिपादित किया था? सी ब्रिजेस नाम के व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, इस थ्योरी में क्या बताया गया है, वो हमें पढ़ना है। इस थ्योरी में यह बताया गया है कि जो लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण, उसके ऊपर हम लिंग का निर्धारण करने से पहले हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक तो होता है एक्स गुणसूत्र, एक तो क्या होता है? एक्स गुणसूत्र, है ना, और एक होता है कायिक गुणसूत्र। तो समझना, इस सी ब्रिजेस के अनुसार जो एक्स गुणसूत्र होता है उसके ऊपर तो मादा के, और हमारे जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र, उसके ऊपर नर से संबंधित जीन पाए जाते हैं। इस सिद्धांत में क्या बताया गया? एक्स गुणसूत्र पर मादा, एक्स गुणसूत्र पर मादा तथा कायिक गुणसूत्र, तथा कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र पर, कायिक गुणसूत्र पर नर से संबंधित, नर से संबंधित, नर से संबंधित जीन पाए जाते हैं। नर से संबंधित जीन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसने क्या बताया? इसने बताया कि एक तो होता है 45 प्लस एक्स, इस प्रकार से होता है। इसने ये बता दिया कि जो हमारा लिंग निर्धारण होता है, हमारा जो लिंग होता है वो किस प्रकार से होता है? 45 प्लस एक्स। ये जो एक्स है ये तो क्या है? मादा है। ये तो क्या है? मादा। और ये जो 45 है ये क्या है? नर है। ये क्या है? नर है। इसने ये बताया था कि हमारा जो कायिक गुणसूत्र होता है जिससे हमारी काया बनती है, काया का मतलब हमारा शरीर बनता है, जिससे लिंग न बने, लिंग न बने भी, ये लड़का है लड़के, ये न बन के हमारा शरीर बने। अब लड़का लड़की में समानता क्या होती है भी? लड़के की भी दो आंखें होती हैं, मुंह होता है, जीभ होती है, कान होता है, नाक होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। सेम वही है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो लिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे स्तनों का बढ़ना हो गया, है ना, कोई मतलब आंतरिक जो घटना होती है जैसे एमसी पीरियड का आना, वो जो सारी घटनाएं होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो लिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो लिंग पर डिपेंड करते हैं। तो वो जो घटनाएं होती हैं वो किसी अलग गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होती हैं, उनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। और हमारा जो हाथ, पैर, कान, नाक ये जो बना है ना वो तो सभी का समान होता है। वो किससे बना है? वो बना है कायिक गुणसूत्र से। क्या बनता है? कायिक गुणसूत्र से बनता है। तो वो जो कायिक गुणसूत्र है उसी कायिक गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? नर पाया जाता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात इस सी ब्रिजेस ने बताई थी कि कायिक गुणसूत्रों के ऊपर तो क्या पाया जाता है? नर के लक्षण पाए जाते हैं, और एक्स गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाता है? मादा के जीन पाए जाते हैं या फिर मादा के लक्षण पाए जाते हैं। ये बात इसने बताई थी अपने सिद्धांत के अंदर। यही बात हमें याद रखनी है कि सी ब्रिजेस के अनुसार, सी ब्रिजेस के अनुसार एक्स जो गुणसूत्र होता है उसके ऊपर मादा का जीन पाया जाता है, और कायिक गुणसूत्र पर, कायिक गुणसूत्र का मतलब, कायिक गुणसूत्र का मतलब हमारा जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। शरीर बोले तो आंख, नाक, कान, जीभ, होठ, है ना, हमारा बाल वगैरह, हाथ वगैरह, पैर वगैरह, ये जो बनता है ना ये किससे बनता है? कायिक गुणसूत्र से बनता है ना। और जो हमारा लिंग बनता है, जैसे मैं लड़का हूं, आप लड़के हो या लड़की हो, तो इस प्रकार से जो लिंग का निर्धारण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ लिंग गुणसूत्र की वजह से। किसकी वजह से? लिंग गुणसूत्र की वजह से हुआ। तो वो बात थोड़ी सी अलग थी जो आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, समझना है आपको अच्छे से। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब समझना, कायिक गुणसूत्र तो किसको करेगा? नर को निर्धारित करेगा, और एक्स गुणसूत्र किसको निर्धारित करेगा? मादा को निर्धारित करेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई ना? बिल्कुल आ गई। यही सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यही सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? सी ब्रिजेस नाम के व्यक्ति ने। यही प्रतिपादित किया था सी ब्रिजेस नाम के व्यक्ति ने। चलिए, तो ध्यान रखना, सी ब्रिजेस नाम के व्यक्ति ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, और उस सिद्धांत में क्या कहा गया था? उस सिद्धांत में यही कहा गया था कि जो नर है, नर का जो जीन है वो तो कहाँ पाया जाता है? कायिक गुणसूत्र पर पाया जाता है, और जो मादा होती है उसका जीन कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है किसके ऊपर?
एक्स गुणसूत्र के ऊपर, मादा का जीन एक्स गुणसूत्र पर और कायिक गुणसूत्र के ऊपर नर के जीन पाए जाते हैं। यही बात सी ब्रिजेज नाम के व्यक्ति ने कही थी। अब हम चर्चा करते हैं बच्चा, इससे आगे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, नोट लगा के या महत्वपूर्ण बिंदु लगा के आप लिख सकते हो, महत्वपूर्ण बिंदु लगा के आप इन बातों को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, एक नंबर बात आप अच्छे से सुन लीजिए कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की बात करें, अगर नर की बात करें या मनुष्य की बात करें, तो मानव जो होता है, मानव के अंदर एक तो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है और एक पाया जाता है कायिक गुणसूत्र। अब कायिक गुणसूत्र तो दोनों में समान पाए जाते हैं, कायिक गुणसूत्र तो दोनों में समान पाए जाते हैं, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, पहले समझ लो। टोटल मनुष्य के अंदर, टोटल मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। अब इन 46 गुणसूत्रों को हम तोड़ते हैं, ये बनता है 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई या फिर 44 प्लस एक्स एक्स, यही बनता है। ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन तो होती है नर की कंडीशन। किसकी कंडीशन होती है? नर की यानी मेल की। और ये कंडीशन किसकी होती है? ये मादा की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है बच्चा? ये मादा की कंडीशन होती है। अब ध्यान से देखो, ये जो वाला है ना, ये वाला और ये वाला तो दोनों में समान है। इसको कहा जाता है कायिक गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। कायिक गुणसूत्र का मतलब इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह है, इनका निर्माण होता है इन कायिक गुणसूत्रों से। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाले इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इनको हम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, 44 को, इस 44 को। और इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ध्यान रखना। अब कायिक गुणसूत्र का दूसरा नाम है, लिंग गुणसूत्र का दूसरा नाम है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं बच्चा, कायिक गुणसूत्र को हम ऑटोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। कायिक गुणसूत्र को हम ऑटोसोम भी बोलते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, इनको हम क्या बोल सकते हैं? एलोसोम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलोसोम। इसका दूसरा नाम क्या है? एलोसोम। एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इनका दूसरा नाम है जो आपको ध्यान रखना है। कायिक गुणसूत्र बोले तो ऑटोसोम, लिंग गुणसूत्र का मतलब एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो 44 है तो समान है, ये तो कायिक गुणसूत्र हैं। ये 44 है, ये तो 44 है, तो क्या है? कायिक गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। मादा में एक्स वाई होता है, एक्स एक्स होता है, और नर में क्या होता है? एक्स वाई होता है। यही बात मैं आपको बता रहा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या लिखोगे? 2 होती है। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 होते हैं। और टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। अब ये दो भागों में बट जाते हैं, एक तो एक्स वाई और एक बट जाता है एक्स एक्स। ये हो जाता है मादा के अंदर और ये किसके अंदर हो जाता है? नर के अंदर। ये स्थिति नर में और ये स्थिति किस में हो जाती है? मादा में हो जाती है। आई ना बात समझ में? ये तो बात मैंने आपको बता भी दी। चलिए अब इससे आगे चर्चा करते हैं। इससे आगे चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। ये मैं मिटा सकता हूँ, मैं बिल्कुल मिटा सकता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। ऑटोसोम किसे कहा जाता है? एलोसोम किसे कहा जाता है? ये बातें मैंने आपको बताई हैं। चलिए बच्चा, अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। इससे आगे भी आपको कुछ ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या हो गई। अब समझना इंपॉर्टेंट बात है कि जो गुणसूत्र होते हैं, कौन से गुणसूत्र? एक ही जाति के गुणसूत्र। एक ही जाति के गुणसूत्रों का एक संपूर्ण सेट तैयार कर ले हम, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक ही जाति के गुणसूत्रों का संपूर्ण सेट तैयार करना, संपूर्ण सेट तैयार करना
तैयार करना क्या कहलाता है, आपसे पूछा जा सकता है। एक ही जाति के यानी एक ही जाति के जितने भी गुणसूत्र होते हैं उनका एक संपूर्ण सेट यानी पूरा सेट तैयार करने की जो क्रिया होती है, जो घटना होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैरियोटाइप। क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई ना, क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप कहा जाता है। किसको, एक ही जाति के गुणसूत्रों का संपूर्ण सेट तैयार करने की क्रिया को, एक ही जाति के सभी गुणसूत्रों का सेट तैयार करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चा, उसको कहा जाता है कैरियोटाइप। क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी, क्या कहा जाता है, कैरियोटाइप कहा जाता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक ही जाति के गुणसूत्रों को, एक ही जाति के गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में लिखने पर, लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया, गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। एक ही जाति के गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, इंडियोग्राम। क्या कहा जाता है, इंडियोग्राम। ईडियोग्राम या फिर इंडियोग्राम एक ही बात है। ईडियोग्राम क्या कहा जाता है, ईडियोग्राम कहा जाता है, ध्यान रखना। अब जैसे एक ही जाति के गुणसूत्र हैं, उन एक ही जाति के गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में, लंबाई का जो घटता क्रम है उस घटते क्रम में व्यवस्थित करने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, ईडियोग्राम कहेंगे। और संपूर्ण सेट तैयार करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कैरियोटाइप। क्या कहेंगे, कैरियोटाइप कहेंगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखना 4 नंबर बात कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो वाई गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र, मनुष्य में वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन जिससे हम एक नाम देते हैं, वो नाम आपको ध्यान रखना है। वाई गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाई जाती है उस जीन को क्या नाम दिया जाता है बच्चा, उससे नाम दिया जाता है होलेंड्रिक। क्या नाम दिया जाता है, होलेंड्रिक नाम दिया जाता है। होलेंड्रिक नाम की जो जीन होती है जो कहाँ पर पाई जाती है, वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, वाई गुणसूत्र पर होलेंड्रिक नाम की जो जीन पाई जाती है, यही जीन क्या करती है, लिंग का निर्धारण करती है। जीन लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होती है। लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होती है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी बच्चा, इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य में जो वाई गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र मतलब नर के अंदर पाया जाता है। ये जो वाई गुणसूत्र है, उस वाई गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाई जाएगी और उस जीन को हम क्या बोलते हैं, होलेंड्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलेंड्रिक। आपसे क्वेश्चन पूछ ले होलेंड्रिक क्या है, तो आप क्या लिखोगे, वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन। वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन को हम क्या बोलते हैं, होलेंड्रिक बोलते हैं। और ये होलेंड्रिक जीन है ना, यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, कौन लड़का होगा कौन लड़की होगी। ये निर्धारण करने का काम किसका होता है, इसी होलेंड्रिक जीन का होता है। इसी होलेंड्रिक जीन का होता है जो वाई गुणसूत्र के ऊपर पाई जाती है। आई ना बात समझ में, बिल्कुल आई है। एक बात आप और लिख सकते हैं, 22वां जो गुणसूत्र होता है, 22वां गुणसूत्र, मनुष्य का जो 22वां गुणसूत्र होता है, मनुष्य के 22वें गुणसूत्र को भी एक नाम दिया जाता है। वो नाम आपको ध्यान रखना बच्चा, और वो नाम है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, वो नाम इसको कहा जाता है फिलाडेल्फिया। क्या कहा जाता है, फिलाडेल्फिया कहा जाता है। फिलाडेल्फिया कहा जाता है। फिलाडेल्फिया कहा जाता है किसको, 22वें गुणसूत्र को। 22वें गुणसूत्र को फिलाडेल्फिया कहा जाता है। 22वें गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, फिलाडेल्फिया कहा जाता है। वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन को हम क्या बोलते हैं, होलेंड्रिक बोलते हैं। और इसी के द्वारा ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों हमारा जो आनुवंशिक विज्ञान का जो टॉपिक था वो कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। आनुवंशिक विज्ञान मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है।
अब आनुवंशिक विज्ञान के बाद हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, जिसमें हम जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको कवक के बारे में तो जो हमारा वायरस होता है उसके बारे में तो आपको कोरोना वायरस के टॉपिक में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। हमें सूक्ष्म जैविकी में जीवाणु से शुरू करेंगे, पूरी जीवाणु की चर्चा करेंगे, उसके बाद विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जैविकी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैव प्रौद्योगिकी हो गया, उसके बाद प्लांट किंगडम, है ना, प्लांट किंगडम हो गया। ये टॉपिक कुछ बचे हुए हैं जो मैं आपको करवा दूंगा। लगभग 15 से 20 दिन की हमारी बायोलॉजी बची, उसके बाद कंप्लीट, उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री को स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।